अध्याय 1। अपमान की आग। लद्दाख की एक सुदूर सैन्य चौकी, काली नाग ब्रिगेड का मुख्यालय। सूरज बेरहमी से जल रहा था। भाप से भरे पतीले जैसी उमस के बीच मेजर विक्रम सिंह का व्यंग्यात्मक ठहाका हवा में गूंज गया। इस जैसी आवारा औरत सड़क किनारे चाय की दुकान पर चाय बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। उसके हाथ के इशारे के साथ ही उबलते हुए मैगी नूडल्स के 3 पतीले एक साथ एक कुर्सी पर बैठी महिला के सिर पर उड़ेल दिए गए। खौलता हुआ मसालेदार शोरबा और गर्म नूडल्स की लड़ियां उसके सिर पर बाढ़ की तरह गिर पड़ी। भयानक गर्मी ने उसकी त्वचा को जला दिया और तीखी भाप ने तुरंत डाइनिंग हॉल की खिड़कियों को धुंधला कर दिया। मिर्च पाउडर से भरा लाल शोरबा उसकी आंखों और नाक में घुस गया, जिससे उसकी झुलसी हुई त्वचा सूजकर लाल हो गई। लेकिन वह एक चीख भी नहीं निकाली। इसके बजाय उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अपने गीले बालों के बीच से उसने एक जंगली जानवर की तरह एक ठंडी और तीखी नजर डाली। जिस व्यक्ति को वे परेशान कर रहे थे वह कोई असहाय महिला सैनिक नहीं थी, वह डिवीजन कमांडर थीं, जो उन्हें नरक का स्वाद चखाने आई थीं, मेजर जनरल अंजलि शर्मा। कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें अंजलि शर्मा अनु नामक एक निम्न श्रेणी की प्रशासनिक अधिकारी के वेश में एक पुरानी महिंद्रा जीप में बेस पर पहुंचती है। वह गार्डों की अनुशासनहीनता, सैनिकों में व्याप्त भय और बेस की जर्जर हालत देखती है। मुख्य कहानी में आने से पहले कृपया एक पल का समय लें, लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार व्यक्त करने में संकोच न करें। आपका हर समर्थन मेरे लिए अगली कहानी बनाने की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति है, और यह और भी बड़ी खुशी की बात होगी यदि आप मुझे बताएं कि आप यह कहानी सुनते समय कहां और क्या कर रहे हैं। लद्दाख के भीतरी इलाकों में एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र, जो नक्शे पर भी ठीक से अंकित नहीं है, अंतहीन घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह जगह बाहरी दुनिया से कटी हुई एक अलग थलग भूमि है। सूरज सिर पर सीधा चमक रहा था, पृथ्वी को एक विशाल भट्टी की तरह गर्म कर रहा था, और घाटी के इलाके में जहां हवा का नामो निशान नहीं था, गर्मी फंसी हुई थी, जिससे दम घुटने वाला मौसम बन रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यहीं पर भारतीय सेना की 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन का मुख्यालय था, जिसे काली नाग ब्रिगेड के नाम से जाना जाता था। सुबह 10 बजे बेस के सुनसान प्रवेश मार्ग पर एक पुरानी सैन्य जीप अपने खुरदरे इंजन की आवाज के साथ दहाड़ रही थी, जो चढ़ाई पर संघर्ष कर रही थी। धूल से ढका उसका भूरा शरीर अपना मूल जैतून हरा रंग बहुत पहले खो चुका था, और उसकी सभी खिड़कियां खुली थीं। यह दर्शाता है कि उसका एसी भी काम नहीं कर रहा था। ड्राइवर की सीट पर मेजर जनरल अंजलि शर्मा बैठी थीं, जो इस बेस में स्थानांतरित एक नई अधिकारी के रूप में प्रच्छन्न थीं। 2 सुनहरे सितारों से सजे अपने भव्य वर्दी के बजाय उसने एक पुराने मॉडल की लड़ाकू वर्दी पहनी थी, जिसका रंग फीका और घिसा हुआ था। उसके कंधों पर कोई रैंक का चिन्ह नहीं था, और उसके नेम प्लेट पर केवल प्रशासनिक अधिकारी अनु का छद्म नाम था। उसकी चौड़ी लड़ाकू टोपी उसके चेहरे पर नीचे खींची हुई थी, जिससे उसकी तीखी निगाहें छाया में छिपी हुई थीं। लेकिन उसके काले चश्मे के पीछे से निकलने वाली ठंडी आभा इतनी मजबूत थी कि मानो वह अपने आसपास की गर्म हवा को ठंडा कर सकती थी। वह अपने निर्धारित पद ग्रहण समारोह से एक दिन पहले और किसी की जानकारी के बिना पहुंची थी। उसका उद्देश्य इस इकाई के चश्मे का खरा फार्म, वो अपने कारण की पता वास्तविक फोड़े को देखना था, न कि रिपोर्ट में लिखे सुंदर आंकड़ों को। गाड़ी गार्ड पोस्ट के सामने रुकी। जैसे ही इंजन का कंपन रुका, आसपास की खामोशी कार में घुस गई। लेकिन यह एक सैन्य अड्डे की व्यवस्थित खामोशी नहीं थी। यह एक भयानक सन्नाटा था, जैसा कि केवल एक मृत शहर में महसूस किया जा सकता है, जिसने जीवन के सभी संकेत खो दिए हैं। अंजलि ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकली। डामर की गर्मी उसके जूतों के तलवों में घुसकर उसके पैरों को जला रही थी। पसीना पोंछने का नाटक करते हुए उसने गार्ड पोस्ट का अवलोकन किया। हालत चौंकाने वाली थी। घुसपैठियों को रोकने वाला बैरियर टूटा हुआ था और आधा उठा हुआ लटका हुआ था, और पोस्ट की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और उसे वैसे ही छोड़ दिया गया था। 2 सैनिक जिन्हें पहरा देना चाहिए था, वे छाया में दुबके हुए थे। उनके हेलमेट उतार दिए गए थे और वे खुद को पंखा करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी वर्दी के बटन खुले थे, जिससे उनकी बनियान दिख रही थी, और उनके बगल में आधी पी हुई सोडा की बोतलें और स्नैक्स के पैकेट बिखरे पड़े थे।
उनकी राइफलें एक कोने में पड़ी थीं, जो उनकी पहुंच से बहुत दूर थीं। यह स्पष्ट था कि यदि दुश्मन अभी प्रकट होता तो वे बिना किसी प्रतिरोध के मारे जाते। जैसे ही अंजलि पास आई, सार्जेंट के पद के एक सैनिक ने आलस्य से अपना सिर उठाया। उसने अंजलि की घिसी पिटी वर्दी और बिना रैंक वाले कंधों को देखा, फिर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया। कौन हो मैडम, किससे मिलना है? उसकी आवाज में अशिष्टता और तिरस्कार था। सैनिक की आंखें धुंधली और बिना फोकस की थीं। ऐसा लग रहा था कि वह दोपहर से ही पी रहा था। जब भी वह अपना मुंह खोलता, शराब की घृणित गंध आती। अंजलि ने अपने बढ़ते गुस्से को काबू में किया और शांति से जवाब दिया, मैं नई स्थानांतरित रसद प्रशासनिक अधिकारी हूं, गेट खोलो। ओह, तो आप वह बूढ़ी औरत हैं जिसे रसद प्रमुख ने भेजा है। सार्जेंट हंसा और अपने बगल वाले सिपाही को कोहनी मारी। अरे गेट खोलो, कुली मैडम आ गई हैं। सिपाही धीरे धीरे खड़ा हुआ और एक बटन दबाया। जंग लगे धातु की कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ बैरियर उठ गया। अंदर आइए, लेकिन बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। यह जगह आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है। रात में चलते समय सावधान रहना सैनिक के शब्दों में एक तीखी चेतावनी, या यूं कहें कि एक भयानक धमकी थी। अंजलि ने उसे तीखी नजर से देखा। तुम लोगों को रात में सावधान रहना चाहिए, मुझे नहीं, उसने मन में सोचा और कार में वापस चली गई। बेस क्षेत्र में प्रवेश करते ही एक और भी अजीब दृश्य सामने आया। परेड ग्राउंड पर जंगली घास घुटनों तक ऊंची हो गई थी और हर जगह छोड़े गए सैन्य ट्रक भयानक कबाड़ बन गए थे, जिनके टायर गायब थे या बॉडी जंग खा चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात सैनिकों की उपस्थिति थी। हालांकि यह अभी भी सुबह का काम का समय था, लगभग कोई भी सैनिक प्रशिक्षण या काम नहीं कर रहा था। जो सैनिक कभी कभार दिखते थे वे भूतों की तरह चलते थे। उनके कंधे झुके हुए थे और वे दीवारों से सट कर चलते थे। उन सभी के चेहरे पीले थे और उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। जब अंजलि ने कार रोकी और उतरी तो पास से गुजर रहे सैनिक चौंक गए और रुक गए। उन्होंने अंजलि को सलाम नहीं किया। इसके बजाय भय से भरी आंखों से उन्होंने उस पर एक नजर डाली और फिर विपरीत दिशा में गायब हो गए, जैसे कि भाग रहे हों। वहां रुको, अंजलि ने पास से गुजर रहे एक कॉर्पोरल को बुलाया। कॉर्पोरल वहीं जम गया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी और उसके कांपते हाथ उसकी पैंट को कसकर पकड़े हुए थे। तुम किस यूनिट से हो? काम के समय में क्यों घूम रहे हो? जब अंजलि पास आई और पूछा तो कॉर्पोरल एक कदम पीछे हट गया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे माफ कर दो, कॉर्पोरल स्पष्ट रूप से बोला और अंजलि की नजर से बचता रहा। उसकी आंखें लगातार चारों ओर देख रही थीं, अत्यधिक चिंता के लक्षण दिखा रही थीं, जैसे कि कोई उस पर नजर रख रहा हो। कौन तुम पर नजर रख रहा है? तुम इतना काम क्यों रहे हो? जब अंजलि और पास गई तो कॉर्पोरल चीखते हुए भाग गया। प्लीज, मैंने कुछ नहीं देखा। सैनिक बैरक के पीछे गायब हो गया, धूल का एक निशान छोड़ गया। अंजलि ने उसकी दूर जाती पीठ को देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। यह सिर्फ अनुशासन का उल्लंघन नहीं था, एक बड़ा डर था जो पूरी यूनिट पर हावी था। एक अदृश्य दबाव था जो सैनिकों की आत्मा को कुचल रहा था और उनके मुंह बंद कर रहा था। तुम्हारी यह हालत किसने की? अंजलि फिर से चलने लगी। उसके कदम कॉम्प्लेक्स के बीच में स्थित मुख्य मुख्यालय भवन की ओर नहीं थे। वह उस जगह की ओर बढ़ी जहां से खाना पकाने की हल्की गंध आ रही थी। वह जगह जो सीधे सैनिकों के मनोबल से जुड़ी थी, डाइनिंग हॉल। मुख्य भवन के बगल में लाल ईंटों से बने डाइनिंग हॉल भवन के सामने कुछ लग्जरी सेडान कारें खड़ी थीं। वे सैन्य वाहन नहीं थे, बल्कि काले रंग की सिविलियन सेडान थीं। उनकी नंबर प्लेटें ढकी हुई थीं, लेकिन उनकी शानदार चमक उस बंजर दृश्य से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। अंजलि चुपचाप डाइनिंग हॉल के पिछले दरवाजे से अंदर चली गई। तेज गर्मी और बाजी खाने की बदबू ने तुरंत उसे घेर लिया। रसोई में रसोइये बड़े बड़े कड़ाहों से जूझ रहे थे। पसीना बारिश की तरह बह रहा था। अंजलि ने कड़ाही में झांका। उसमें सिर्फ पतली दाल थी जिसमें लगभग कोई सामग्री नहीं थी, और कुछ नरम फूले हुए चपाती। ट्रे में केवल कुछ काले पड़े हुए अचार और सूखी मछली थी। यह आज का दोपहर का भोजन है, अंजलि ने एक रसोइये से पूछा। रसोइये ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, हाँ मैडम, खाद्य सामग्री की आपूर्ति अभी तक नहीं आई है। 1 सप्ताह हो गया है, आपूर्ति नहीं आ रही है। बजट तो आ जाना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं पता, अधिकारी ही इसका प्रबंधन करते हैं।
रसोइये ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। उसकी पतली कलाई ने अंजलि का ध्यान खींचा। जो सैनिक खाना बना रहे थे वे खुद कुपोषित लग रहे थे। तभी अंदर की तरफ ऑफिसर्स डाइनिंग हॉल लिखे दरवाजे के पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाज आई। चिकनी और घमंडी हंसी की आवाज रसोई के उदास माहौल के बिल्कुल विपरीत थी। अंजलि की निगाहें बर्फीली हो गईं। वह रसोई से गुजरी और ऑफिसर्स डाइनिंग हॉल का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा चरमराते हुए खुला, एसी से ठंडी हवा का एक झोंका उसका स्वागत करने आया। बाहर नरक जैसी गर्मी थी, लेकिन यहां ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह कोई और ही दुनिया हो। और अंजलि ने जो दृश्य देखा वह उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। विशाल ऑफिसर्स डाइनिंग हॉल के बीच में एक गोल मेज पर 3 अधिकारी बैठे थे। मोटा आदमी जो अपनी वर्दी के ऊपर बिना बनियान के बैठा था वह 3री बटालियन का कमांडर और इस क्षेत्र का वास्तविक शासक मेजर विक्रम सिंह था। उसके दोनों तरफ कैप्टन अजय और कैप्टन दीपक उसकी सेवा कर रहे थे। उनकी मेज पूरी तरह से शानदार व्यंजनों से भरी हुई थी। वहां बेहतरीन गुणवत्ता वाले चिकन कबाब थे जिनसे अभी भी धुआं निकल रहा था। ताजी तली हुई मछली, तरह तरह के पकौड़े और फल जो मेज पर लगभग गिरने की हद तक भरे हुए थे। जब सैनिक सादे भोजन खा रहे थे तब वे यूनिट के बजट का गबन करके एक भव्य दावत का आनंद ले रहे थे। मेज के बीच में एक पोर्टेबल गैस स्टोव पर मैगी नूडल्स के 3 पतीले उबल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह मांस खाने के बाद मिठाई के लिए था। लाल शोरबा उबल रहा था जिससे तीखी गंध फैल रही थी। मेजर विक्रम ने एक कांटे से मांस का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने मुंह में डाला और चबाते हुए चिल्लाया, अरे कैप्टन दीपक, और व्हिस्की लाओ। यहां की व्हिस्की सबसे अच्छी है। जी सर, मेरा मतलब है मेजर। कैप्टन दीपक लड़खड़ाते हुए फ्रिज की ओर भागा और ठंडी व्हिस्की की एक बोतल निकाली। अब यह हुई ना बात, यहां फंसना भी इतना बुरा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं राजा हूं। विक्रम जोर जोर से हंसा और अपना गिलास गटक गया। शराब से लाल उसका चेहरा लालच और अहंकार से भरा था। लेकिन नई डिवीजन कमांडर एक महिला है ना? कैप्टन अजय ने एक पकवान उठाते हुए पूछा। हाँ, उसका नाम अंजलि शर्मा या कुछ और है, उसने कहा। वह पैरा SF की हीरोइन है। हीरोइन क्यों? महिलाएं क्या जानती हैं? अगर वह आती है तो हमें उसे थोड़ा झुकाना होगा। हमने यहां एक मजबूत नींव बनाई है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें परेशान करने की? विक्रम ने नाक सिकोड़ी। कहते हैं कल उसका पदग्रहण समारोह है। अगर वह आती है तो हमें एक शानदार स्वागत समारोह देना होगा। उस आवारा औरत को थोड़ा डांटने पर ही वह रोने लगेगी। मैं उसे अपने सामने घुटने टेकने और भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। उन्हें अभी तक यह पता नहीं था कि अंजलि दरवाजे पर खड़ी थी। अंजलि धीरे धीरे डाइनिंग हॉल में चली गई। उसके घिसे पिटे जूतों की आवाज संगमरमर के फर्श पर उनके शोरगुल में डूब गई। अंजलि एक कोने में एक खाली मेज पर बिना कुछ कहे बैठ गई। उनके घृणित व्यवहार को देखती रही। उसके सीने में एक गर्म आग का गोला जल रहा था। मेरे सैनिक भूखे हैं, मेरे सैनिक डर से कांप रहे हैं, जबकि ये कमीने जो खुद को कमांडर कहते हैं दावतें उड़ा रहे हैं और डिवीजन कमांडर का अपमान कर रहे हैं। यह सेना नहीं है, यह लुटेरों का अड्डा है और अब लुटेरों का सरगना अपनी कब्र खुद खोद रहा है। काफी देर बात करने के बाद विक्रम ने अचानक मुड़कर कोने में बैठी अंजलि को देखा। नशे में धुत आंखों से उसने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने कांटे को मेज पर पटक दिया और चिल्लाया, यह बूढ़ी औरत कौन है? विक्रम की आवाज सुनकर कैप्टन अजय और कैप्टन दीपक एक साथ मुड़े। घिसी पिटी वर्दी, नीचे खींची हुई टोपी, बिना रैंक वाले कंधे। उनकी आंखों में अंजलि एक सफाई कर्मी या एक भटकी हुई नागरिक की तरह लग रही थी। अरे, तुम्हें यहां अंदर आने की इजाजत किसने दी? कैप्टन अजय ने अपनी कुर्सी से उठते हुए चिल्लाया। अंजलि ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी लड़ाकू टोपी की छाया के नीचे छिपी उसकी आंखें चमक उठीं। उस नजर ने एक ठंडी जानलेवा आभा बिखेरी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। खाना, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन डाइनिंग हॉल में हवा को चीरने के लिए काफी स्पष्ट थी। खाना। उसका जवाब सुनकर विक्रम अविश्वास से जोर जोर से हंसा। खाना? हा हा। अरे, तुम लोगों ने सुना? वह खाना मांग रही है। उसे लगता है कि यह एक मुफ्त लंगर है। हाँ,
विक्रम अपनी कुर्सी से उठा। लड़खड़ाते हुए उसने उबलते हुए मैगी नूडल्स के पतीले से एक करछुल उठाई। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। भूख लगी है ना? ठीक है, मैं तुम्हें खाना दूंगा, बहुत गर्म और स्वादिष्ट खाना। वह अंजलि की ओर चलने लगा। उसके पीछे दो कैप्टन खिलखिलाते हुए उसके पीछे पीछे चले। उनके हाथों में भी नूडल्स के पतीले थे जिन्हें अभी अभी स्टोव से उठाया गया था। अंजलि भागी नहीं, वह अपनी कुर्सी पर झुक गई और सीधे उन शैतानों को देखा जो पास आ रहे थे। मेज के नीचे उसके हाथ कसकर मुट्ठी में बंधे थे। जल्द ही नरक बनेगा, लेकिन उस नरक की आग में जलने वाली मैं नहीं, बल्कि ये सड़े हुए जानवर होंगे। काली नाग की आंखें खुल चुकी थीं। शिकार शुरू हो गया था। अध्याय 2, नरक का स्वागत। कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें विक्रम और उसके साथी अंजलि का अपमान करते हैं और उस पर गर्म मैगी डाल देते हैं। अंजलि दर्द को चुपचाप सहती है। तभी डिप्टी कमांडर कर्नल मिश्रा दौड़ते हुए आते हैं और उसे मेजर जनरल शर्मा के रूप में पहचान कर चौंक जाते हैं। विक्रम और उसके साथी भयभीत हो जाते हैं। उन्हें फर्श पर गिरी हुई मैगी को चाटकर साफ करने का आदेश दिया जाता है और फिर सैन्य पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले जाती है। अंजलि के आने से एक भूकंप सा आ गया, लेकिन एक और अधिक भयावह शक्ति अभी भी मौजूद थी। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन रेड्डी पागल कुत्ता, क्रूरता और अवज्ञा के लिए कुख्यात। उसने खुलेआम अंजलि को चुनौती दी। अर्जुन अंजलि को उसकी क्षमता साबित करने के लिए चिलचिलाती धूप में पूरे साजो सामान के साथ 20 किलोमीटर की दौड़ लगाने के लिए मजबूर करता है। अंजलि एक पैरा एसएफ कमांडो की इच्छा शक्ति के साथ चुनौती पूरी करती है, जिससे अन्य सैनिक प्रभावित होते हैं, लेकिन अर्जुन अभी भी उसे नीचा दिखाता है। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन अंजलि को गोला बारूद ढोने से लेकर गोदामों की सफाई तक के कठिन शारीरिक श्रम से प्रताड़ित करता रहा। उसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया। चरम पर एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण सत्र के दौरान उसने जानबूझकर क्रूरता से उसका हाथ तोड़ दिया। अंजलि को मेडिकल यूनिट में नजरबंद कर दिया गया, पूरी तरह से अलग थलग। लेकिन दर्द और आक्रोश के बीच उसने एक अजीब पैटर्न पर ध्यान देना शुरू किया। अर्जुन हमेशा रात में गायब हो जाता था और जिन सैनिकों को उसने विकलांग होने तक प्रताड़ित किया था, उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा, लेकिन वे सभी जीवित थे। इस बीच कापी तखाल की आह, आखी एक बातीन के पहले बातीन है। स्वस्थ एलिट सैनिक जिन पर अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया था, वे अक्सर रात की गश्त के दौरान लापता या दुर्घटना में मारे गए के रूप में रिपोर्ट किए जाते थे। रात में अंजलि अपने कमरे से भाग जाती है, प्रशासनिक कार्यालय में घुस जाती है और यूनिट के डेटाबेस तक पहुंच जाती है। उसे भयानक सच्चाई का पता चलता है। बेस के अंदर एक अंग तस्करी का रैकेट चल रहा था। स्वस्थ सैनिक कच्चा माल थे और अर्जुन सैनिकों को घायल और विकलांग बनाकर उन्हें तस्करों से बचाने के लिए माल को खराब करने की कोशिश कर रहा था। अंजलि को पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड ब्रिगेड कमांडर कर्नल रोहन कपूर है, जिसे हर कोई एक आदर्श अधिकारी मानता था। अर्जुन रेड्डी शैतान नहीं था, वह एक गुमनाम नायक था जिसने लोगों को बचाने के लिए पागल कुत्ते का तमगा स्वीकार किया था। अंजलि बारिश की रात में अर्जुन से भिड़ती है। एक भीषण संघर्ष के बाद अर्जुन अंततः पूरी सच्चाई बता देता है। कर्नल कपूर वीआईपी ग्राहकों को अंग आपूर्ति करने वाला एक रैकेट चला रहा है और आज रात एक बड़ी डिलीवरी है। अर्जुन अकेले ही इसे रोकने का इरादा रखता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अंजलि ने कहा। उसकी आंखों में आग थी। वे मेरे सैनिक हैं। दोनों, एक जिस पर शैतान का तमगा था और एक जो घायल थी, गोदाम नंबर 3 में घुस गए, जिसे एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा के रूप में प्रच्छन्न किया गया था। अंदर उन्हें अकाट्य सबूत मिले, ड्रग्स, मानव अंगों वाले बर्फ के बक्से और आपराधिक लेना देन का रिकॉर्ड। जैसे ही वे सबूत इकट्ठा कर रहे थे, अलार्म बज उठा। उन्हें कपूर और उसके भाड़े के सैनिकों ने घेर लिया था। अंतिम लड़ाई भयंकर होती है। अर्जुन दुश्मनों को रोकने के लिए खुद को बलिदान कर देता है, जिससे अंजलि को संचार टावर तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। चोटों के बावजूद अंजलि गोलियों की बौछार के बीच टावर पर चढ़ जाती है और कपूर द्वारा आरपीजी से टावर को उड़ाने से ठीक पहले दिल्ली में कमांड मुख्यालय को सारे सबूत भेजने में सफल हो जाती है। अंजलि चमत्कारिक रूप से बच जाती है। तुरंत बाद लद्दाख का आसमान हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। पैरा स्पेशल फोर्सेज, एसएफ और अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर आ चुके थे।
कपूर और उसका पूरा आपराधिक संगठन पकड़ लिया जाता है। अंजलि अंतिम मुकाबले में कपूर को व्यक्तिगत रूप से हरा देती है। अर्जुन को मरते मरते बचा लिया जाता है। अध्याय 3, एक नायक का सम्मान। कुछ महीने बाद एक भव्य समारोह में मेजर जनरल अंजलि शर्मा ने पूरी ब्रिगेड की उपस्थिति और सम्मान के बीच लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन रेड्डी को भारत के तीसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया। कल का पागल कुत्ता अब एक सच्चे नायक के रूप में सम्मानित किया गया था, काली नाग ब्रिगेड का एक गुमनाम रक्षक। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, एक अनुस्मारक कि सच्चा साहस कभी कभी सबसे क्रूर मुखौटे के नीचे छिपा होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो कृपया अभी टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार छोड़ें। आपकी बहुमूल्य राय बेहतर कहानियां बनाने की शक्ति है। सब्सक्राइब और लाइक करना अनिवार्य है, मत भूलिए। सच्चाई कभी चुप नहीं रहती। अगली बार तक मैं हूं कहानीकार। धन्यवाद।